फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ एन आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ क्या होता है, ठीक है। कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करती है, आईपीओ के लिए क्यों ऑप्शन चूज़ करती है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वो पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि टॉपिक जो भी कवर करने वाला हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आईपीओ के, ये सारे आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि आईपीओ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लूँगा मैं इसमें। इसके साथ ही प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रमोटर का रोल क्या होता है कंपनी में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी में या आईपीओ से रिलेटेड इसका क्या रोल है या कंपनी में क्या रोल होता है और कौन से स्टेज पे इनका एंट्री होता है कंपनी में, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी का जो फंडिंग होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फाइनेंस चार्जेस क्या होते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी जो कंपनी से रिलेटेड या कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसके साथ ही देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ हम बात करेंगे। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, एक छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। उसके दिमाग में तरह तरह की आइडियाज़ हैं बिजनेस को लेके, एक नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जिसमें काफ़ी प्रॉफिटेबल मार्जिन उन्हें मिले मार्केट में। और तो उस तरह के आइडियाज़ के बेसिस पे एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है, ठीक है, वो एक बिजनेस रन करना चाहता है। तो उसके पास एक आइडिया जो फाइनलाइज हो जाती है कि भाई मुझे यही करना है, ठीक है। एक बार आइडिया फाइनलाइज हो गए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कंपनी में अगर इस्टेब्लिश करना है तो पैसे कहाँ से आए, ठीक है। अब एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सो एंड सो बिजनेस करना है। अब वो बिजनेस करना है तो आइडिया तो एकदम ग्रेट है, ठीक है। और उसमें जो है कि प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, मार्केट में पेनेट्रेशन भी और मार्केट में डिमांड भी उस प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, कुछ सुपर मार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर है जिसने डिसाइड किया है कि मैं सुपर मार्ट ओपन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ पैसे ऑफकोर्स लगेंगे, क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ें जो भी है सुपरमार्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें खरीदनी होंगी। एक शॉप या रेंटेड लेना होगा या फिर खुद का अगर है तो खुद का लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सारी जो इनिशियल जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आएगी, ठीक है। और ये सुपरमार्ट की बात कर रहा हूँ तो ये छोटे मोटे अमाउंट से तो होने वाली नहीं है, ठीक है। हज़ारों या लाखों रुपए से तो होने वाली नहीं है। तो ये पैसे अब जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा कहाँ से पूरा होगा, क्या मैं अपने दोस्तों से ले लूँ? लेकिन दोस्तों से पॉसिबल है? दोस्तों से क्या, आपको क्या लगता है कि दोस्तों से इतने पैसे लेना पॉसिबल है कि वो 1 करोड़, ठीक है, या फिर 2 करोड़ इस तरह के फंडिंग दे सके? आपको क्या लगता है? ऑफकोर्स इतना अमाउंट में फंडिंग तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है रिलेटिव से ले लो, ठीक है। रिलेटिव से भी लेना, क्या आपको क्या लगता है पॉसिबल है इतने बड़े फंड्स लेना, 1 CR 2 CR या फिर 5 CR का अमाउंट लेना? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो इतने बड़े, हो सकता है कि आपको 1 लाख कोई दे दे, ठीक है, 1 लाख कोई दे दे, 2 लाख कोई दे दे, 5 लाख कोई दे दे, ठीक है। मैक्सिमम 10 लाख तक भी सब फ्रेंड रिलेटिव मिलके दे देंगे। लेकिन आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत मान लेते हैं 5 करोड़ की है या 10 करोड़ की है, ठीक है। तो उसमें आपको इतना इन्वेस्टमेंट कोई भी देने के लिए कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है बैंक, ठीक है। अब कंपनी जो भी है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने सोचा है कि मैं एक सुपरमार्ट ओपन करूं। तो उसके लिए अब वो बैंक के पास जाएगा। लेकिन बैंक के पास जाने के बाद प्रॉब्लम ये है कि अब उसे
इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उतने बड़े अमाउंट पे। अब देखो ये इसका कोई रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा है, ठीक है, एक बड़े अमाउंट में इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो इसका अभी तक रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है, प्री रेवेन्यू स्टेज पे है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं गई है, ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुए हैं कंपनी के, तो क्या इनकम होगा? तो कोई इनकम भी नहीं है। अब लोन ले ले तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इसके जो भी एंटरप्रेन्योर है या फिर आप प्रमोटर बोल लो उसे, तो जो भी प्रमोटर है इस कंपनी का, तो अब वो क्या, उसके कुछ दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो इतने बड़े अमाउंट में उसे इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि चलो भाई मैं आपको 10 करोड़ रुपीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके ये बेसिस पे कुछ इनके समझौते होते हैं, कुछ वो सारी चीज़ें हम आगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो प्री रिवेन्यू स्टेज पे जो दो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने 10 करोड़ की हेल्प कर दी कि चलो 10 करोड़ ले लो, आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आगे जाके अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। तो एज जैसा प्रमोटर, ठीक है, जो कंपनी स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, जो कंपनी स्टार्ट करने वाला है उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। तो जितना रिस्क प्रमोटर ले रहा है उतना रिस्क एंजल इन्वेस्टर्स भी लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉफिट का या रेवेन्यू का पता नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रहे ये कोई भी तरह का लोन नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बेसिस पे कुछ समझौते होते हैं, कुछ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ शेयर्स या फिर परसेंटेज ऑफ हिस्सेदारी इन दो फ्रेंड्स को दी जाती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रमोटर के दोस्त ही हो एंजल इन्वेस्टर, कुछ प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो स्पेशली इसीलिए जाने जाते हैं कि वो प्री रेवेन्यू स्टेज पे कंपनी को स्पॉन्सर कर सके, ठीक है। तो इस तरह की एक केस स्टडी ली है जिसे हम अच्छी तरह से समझेंगे और एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% 60% खत्म होने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो भी कंपनी है वो आईपीओ के लिए क्यों जाती है। तो चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है जैसे मैंने आपको बताया प्री रेवेन्यू स्टेज पे होता है, कोई भी अभी रेवेन्यू स्टार्ट नहीं किया है कंपनी ने अर्न करना, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया है, बट इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एक ये तरह का ब्लाइंड बेट होता है, गैम्बलिंग टाइप भी बोल सकते हो आप, बट गैम्बलिंग टाइप इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने आइडिया स्टडी किया है, ठीक है, कंपनी किस चीज़ की कंपनी है, किस तरह से आगे इनका विजन है, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस किए हैं प्रमोटर के साथ, और उसके बाद एक ब्लाइंड बेट लगाया है कि ऑफकोर्स कंपनी अच्छी चलेगी तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट भी उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो एक तरह का सीड फंड मिलता है इन्हें, और ऑफकोर्स जो फंड इन्होंने दिया है, ठीक है, वो लोन नहीं होता है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, किसी तरह का परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट प्रमोटर को पे नहीं करना पड़ता है एंजल इन्वेस्टर्स को। ऑफकोर्स ये एक सीड फंड होता है जो कि कंपनीज के इनिशियल एक्टिविटीज को, इनिशियल ऑपरेशंस को किक स्टार्ट देने का काम करता है, ओके। इस फंड से क्या होता है कि कंपनी कम से कम अपना इनिशियल एक्टिविटीज जो होते हैं, इनिशियल ऑपरेशंस जो होते हैं वो स्टार्ट कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीड फंड के हिसाब से, ठीक है। एक फंड आ गया है, उस फंड के हिसाब से कंपनी आगे अपने एक्टिविटीज, अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है, और एक तरह से एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक जो कंपनी डेवलप कर लेती है, ठीक है। तो ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं हमेशा फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ये आपको मार्केट में काफ़ी जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका आइडिया सॉलिड एंड एकदम फ्रूटफुल है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इनका हेल्प मिल सकता है मार्केट में, ठीक है, कि एक तरह के आपको इन्वेस्टमेंट आपको आपकी कंपनी के मिल सकता है अगर आपका आइडिया सॉलिड और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है, जिसका बेस और जिसका लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी मजबूत हो और एंजल इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आए, ठीक है।
तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं, प्रमोटर और मान लेते दो एंजल इन्वेस्टर प्रमोटर को मिल चुके थे, ठीक है। तो अब कंपनी में जो हिस्सेदारी है, ठीक है, तो अब देखिए ये सीड फंड तो आपको मिल गया, जो एंजल इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया, 10 करोड़ का फंड दे दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का फंड दे दिया है प्रमोटर को कि आप कंपनी स्टार्ट करो, ठीक है, और आगे चल के जो भी होगा उसमें प्रॉफिट हम हिस्सेदारी में ले लेंगे, जिसके लिए ये शेयर सर्टिफिकेट भी बनाते हैं प्रमोटर के नाम पे, और एंजल इन्वेस्टर जो भी होते हैं सो एंड सो नाम होगा उनका, ठीक है, XYZ ABC नेम होगा इन्वेस्टर्स का, तो उनके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट भी बनते हैं, और उसमें शेयर कैपिटल डिसाइड किया जाता है कि 10 करोड़ का शेयर कैपिटल हमें एंजल इन्वेस्टर से मिल रहा है, जिसमें जिसमें जो होता है, जिसमें क्या होता है कि 100% शेयर मान लेते हैं, 100% शेयर मान लेते हैं, उसमें से कुछ परसेंट ऑफ शेयर्स जो होता है वो प्रमोटर को चला जाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स रहेंगे वो एंजल इन्वेस्टर 1 को चला जाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर रहेंगे एंजल इन्वेस्टर 2 को चला जाएगा, ठीक है। तो वो किस तरह से जाता है तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन किससे होगा, ठीक है। अभी 10 करोड़ रुपीस तो मिल गए, मान लेते हैं कि कंपनी एज्यूम करती है कि एक शेयर का प्राइस, ठीक है, अब कंपनी में हिस्सेदारी हो रही है, तो अब हिस्सेदारी को स्टॉक या आप शेयर के नाम से जानते हो, तो कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, एक शेयर का प्राइस डिसाइड करते हैं कि 10 रुपीस है, ठीक है। अब कंपनी को रिक्वायरमेंट कितने की है, जैसे कि आपने देखा कि कंपनी को रिक्वायरमेंट जो है, कंपनी का रिक्वायरमेंट जो है 10 करोड़ की है, तो अभी 10 करोड़ तो एंजल इन्वेस्टर से मिल गए, तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा, कंपनी का करंट वैल्यूएशन जो है वो 10 करोड़ का है। अगर हम बोले कि कंपनी का मार्केट में वैल्यूएशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे 10 करोड़ से, क्योंकि इसके पास अभी सिर्फ यही है 10 करोड़ रुपीस ही है, ना इसका कोई एसेट है, ना कोई लैंड इन्होंने खरीदा हुआ है, ना इसके कोई सारे एसेट्स हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर किसी तरह का अभी कुछ भी नहीं है। जो भी है अभी ये 10 करोड़ के जो कैश अवेलेबल है वही है इनके पास। तो अभी जो करंट सिचुएशन में, ठीक है, पहले सिचुएशन में क्या है, प्री रेवेन्यू स्टेज पे कि कंपनी का वैल्यूएशन है वो 10 करोड़ रुपीस है। अब 10 करोड़ रुपीस है, तो अब कंपनी क्या करती है, मार्केट में जो है शेयर्स अब 10 रुपीस पर शेयर के हिसाब से 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ का वैल्यू जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मार्केट में सर्कुलेट करने पड़ेंगे, तो 1 करोड़, क्योंकि एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीस, ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीस, तो 1 करोड़ शेयर का प्राइस कितना होगा 10 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ शेयर का प्राइस कितना होगा 10 करोड़, जो कि कंपनी का वैल्यूएशन होता है। तो मतलब क्या हो गया, ये 1 करोड़ जो होता है ये कंपनी का ऑथराइज शेयर्स होता है, ठीक है। इस 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स को क्या बोलेंगे, ये कंपनी का ऑथराइज शेयर्स है, ओके। अब इसमें जो होता है एक चीज आप नोटिस करोगे, ये कंपनी का जो एक शेयर का प्राइस डिसाइड किया गया है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू ऑफ ए कंपनी या फिर फेस वैल्यू ऑफ ए स्टॉक इज 10 रुपीज, और फेस वैल्यू भी बोल सकते हो या फिर आप नोशनल वैल्यू भी बोल सकते हो, नोशनल वैल्यू इज 10 रुपीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्री रेवेन्यू स्टेज पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होता है, तो यहाँ पे अब प्री रेवेन्यू स्टेज में जो शेयर होल्डर्स हैं वो 3 हैं, कौन से, प्रमोटर हैं, ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं एंजल इन्वेस्टर 1 और एंजल इन्वेस्टर 2, ठीक है। ये 3 शेयर होल्डर है करंटली ये स्टेज पे, प्री रेवेन्यू स्टेज पे, जिसमें 40% का होल्डिंग प्रमोटर ने रखा हुआ है, ठीक है, और 5% का होल्डिंग एंजल 1 और 5% का होल्डिंग एंजल 2 इन्वेस्टर ने रखा हुआ है। अब ये 40%, 5% और 5% ये क्या है, ठीक है, 5% ऑफ व्हाट, ठीक है, 40% ऑफ व्हाट। तो जैसा कि आप याद करो पिछले स्लाइड पे आपने देखा था कि ऑथराइज शेयर का जो काउंटिंग था, नंबर ऑफ शेयर जो आए थे 1 करोड़ था, ठीक है। आप थोड़ा रिवाइंड करके वीडियो देख लो तो पीछे के स्लाइड पे आपको दिखेगा ऑथराइज शेयर जो आया था 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ का 40% कितना होगा, 1 करोड़ का 40% मतलब 40 lakhs ऑफ शेयर्स, ठीक है, 40 lakhs ऑफ शेयर। करंटली एक शेयर का प्राइस कितना है
10 रुपीज, तो 40 लैक्स इंटू 10 कितना हो जाएगा 4 करोड़। ठीक है, सेम वे क्या हो जाएगा, आप देखो 5 लाख शेयर्स है, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा 50 लाख। 50 लाख को मैंने 0.5 करोड़ लिखा हुआ है। ठीक है, सेम ये केस में भी 10 से मल्टीप्लाई करो 50 लाख और 0.5 करोड़ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल से कैलकुलेशन है, ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंस द प्रोमोटर एंड 2 एंजल्स ओन 50% ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के 100% होल्डिंग में से 40% प्रमोटर को दिए गए हैं। ठीक है, 5% जो है एंजल इन्वेस्टर 1 को दिए गए हैं, 5% एंजल इन्वेस्टर 2 को दिए गए हैं। तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल आप देख सकते हो कि 50% टोटल है। बाकी के 50% कहाँ गए, बाकी के 50% जो है अभी भी कंपनी के पास है। ठीक है, कंपनी के नाम पर अभी भी 50% शेयर्स हैं। ठीक है, तो ये जो 50% शेयर्स अभी प्रमोटर को मिले हैं 40%, एंजल इन्वेस्टर 1 और एंजल इन्वेस्टर 2 को 5% मिले हैं, तो ये 50%, ये जो 50% अलॉट हुए हैं इन्हें, इसे क्या कहते हैं, इश्यूड शेयर, जो मार्केट में सर्कुलेट कर दिए गए हैं, मार्केट में इशू कर दिए गए हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं इश्यूड शेयर। ओके, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंपल सा है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट का जो एंट्री होता है मार्केट में कब होता है। देखिए, अब जो प्री रिवेन्यू स्टेज पे तो एंजल इन्वेस्टर्स ने हेल्प कर दी कि चलो 10 करोड़ रुपीस का कैपिटल दे दिया। ठीक है, उस कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो कि आप सिंपली समझ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 साल बीत गए हैं। ठीक है, और सुपरमार्ट काफी अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है, काफी अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया है और काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी भी उसने दिखाया है मार्केट में। ओके, 2 साल के बाद उनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें अच्छा खासा उन्हें ग्रोथ दिख रहा है मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल। और उसके साथ साथ क्या रिवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है, कितना कैपिटल लगा है। ओके, और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिला है, अर्निंग पर शेयर कितना था, वो सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है। तो इस बार जो है अब क्या कर रहे हैं कि उनका इस तरह का ग्रोथ देख के अब प्रमोटर क्या चाहते हैं कि एक और जो है इसका ब्रांच ओपन किया जाए सिटी में। ठीक है, तो एक और ब्रांच ओपन करने के लिए क्या करते हैं, इनको और कुछ फंड की जरूरत है, कुछ फंड की जरूरत है। अब वो कौन देगा, नेक्स्ट जो इन्वेस्टर होते हैं, जिसे हम वेंचर कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। ऑफ कोर्स अभी क्या है, पहले से कंडीशन अच्छा है कंपनी का। पहले क्या था, उनके पास तो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाने के लिए नहीं था, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास कोई भी प्रॉफिट बैलेंस शीट दिखाने के लिए नहीं था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं था। अभी वो सब कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है, किसी भी इन्वेस्टर को अगर अट्रैक्ट करना है अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है, उनके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है, उन्होंने कंपनी को अच्छा खासा ग्रो किया है, वो सारे चीजें जो एक्सपीरियंस किए उन्होंने और कहाँ कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक हुई थी वो सारे इम्प्रोवाइज कर लिए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। वो सारी चीजें वो प्रेजेंट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के सामने, जो कि काफी अच्छा अट्रैक्शन दे सकती है इन्वेस्टर को। तो अब पिक्चर में आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और प्रमोटर, जैसे मैंने बोला कि प्रमोटर एक्सपांड करना चाहता है और कुछ पैसे चाहिए, तो वो पैसे कौन देगा, वेंचर कैपिटलिस्ट देगा। रिवेन्यू स्टेज पे अभी कैसा है, पहले रिवेन्यू स्टेज नहीं था। ओके, अभी रिवेन्यू स्टेज पे है, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है, पिछले काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है सारे ऑपरेशंस हैंडल करते हुए, और ऑफकोर्स एक लेवल पे पहुंच चुके हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। अब वो फंडिंग चाहते हैं 10 करोड़ रुपीस की। ठीक है, इसे सीरीज ए फंडिंग भी कहा जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट सीरीज ए फंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, सीरीज ए फंडिंग में इस कंपनी ने कितना फंड रेज किया था, सीरीज बी फंडिंग में कितना रेज किया था, सीरीज सी फंडिंग में कितना रेज किया था, इस तरह से सीरीज वाइज इनका फंडिंग चालू होता है। तो पहले जब वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन्होंने अभी रेज क्या किया है, 10 करोड़ रुपीस रेज किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी में इनफ्लो होता है, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, इससे क्या घटित होने वाला होता है कंपनी में, क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपनी में। ऑफकोर्स सी बात है कि कुछ नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी के पास पड़े हुए हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे मार्केट में। ठीक है,
कुछ नंबर ऑफ शेयर जो 50% शेयर्स कंपनी के पास पड़े हुए थे, अब वो मार्केट में डाइल्यूट हो जाएंगे, लोग उस पर ट्रेड कर पाएंगे, तो वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, देखिए बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। अब वो कैसे बढ़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। थोड़ा आप ये ध्यान में रखो कि वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। और जो पिछले अर्ली स्टेज के जो इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर थे, अब वो क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस इन्वेस्टर है, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो वो बुक भी कर सकते हैं वो सारे प्रॉफिट। वो कैसे वैल्यू बढ़ेगा, कैसे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं समझाना चाहूंगा। 10 करोड़ की फंडिंग उन्होंने रेस की है वेंचर कैपिटलिस्ट से एट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग देके, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है सीरीज ए फंडिंग में 10% का शेयर होल्डिंग दे रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को 10 करोड़ रेज करने के लिए, ठीक है। 10 करोड़ रेज करने के लिए 10% का शेयर होल्डिंग दे रहे हैं कंपनी में। ओके, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो पहले के जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहेंगे, 40%, 5%, 5%, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट को सीरीज ए फंडिंग में 10% का शेयर होल्डिंग दिया गया है। 10% का शेयर होल्डिंग ऑफ व्हाट, 10% का शेयर होल्डिंग ऑफ 1 करोड़ ऑथोराइज शेयर्स, ठीक है। 1 करोड़ ऑफ ऑथोराइज शेयर्स, जो ऑथोराइज शेयर्स हैं कंपनी के, उसमें से 10% इनको दे दिया जाता है। 10% ऑफ 1 करोड़ कितना होता है, 10 लाख। अब क्या हो गया, 10 लाख जो शेयर्स हैं, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के वैल्यू कितना हो गया है, इन्होंने 10 करोड़ कर दिया है, क्योंकि 10 करोड़ रुपीस का फंडिंग रेज किया है 10% ऑफ शेयर होल्डिंग के बेसिस पे, ठीक है। 10% का शेयर होल्डिंग वेंचर कैपिटलिस्ट को दिया जा रहा है सीरीज ए फंडिंग में, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट अभी एंजल इन्वेस्टर 1 और 2 के बाद जो वेंचर कैपिटलिस्ट आए हैं उनको 10% शेयर होल्डिंग दिया जा रहा है अगर वो 10 करोड़ रुपए फंडिंग देते हैं कंपनी को। तो अब 10% कितना होता है, 10% मतलब 10 लाख शेयर्स के वैल्यू 10 करोड़ दे रहा है, ठीक है। ये जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, 10 लाख शेयर के बदले में 10 करोड़ दे रहे हैं। तो अब 10 लाख शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ 10 लाख शेयर के वैल्यू 10 करोड़ हो गए, तो 5 लाख शेयर के वैल्यू कितने हो जाएंगे, 5 करोड़ हो जाएंगे। 5 लाख शेयर के वैल्यू 5 करोड़ हो जाएंगे। 40 लाख के कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 4 हुआ है ना, मतलब 4 गुना हो गया नंबर ऑफ शेयर। तो ऑफकोर्स 10 करोड़ का 40 करोड़ हो जाएगा। अब थोड़ा आप पीछे के स्लाइड पे जाके देखो, पीछे के स्लाइड पे जाके देखो, तो इनिशियली जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, जब एंजल इन्वेस्टर 1 और 2 ही थे और प्रमोटर थे, ठीक है, वो टाइम पे ये जो वैल्यू है 40 करोड़, ये 4 करोड़ थी, ठीक है। अब जाके थोड़ा देखो तो आपको समझ में आएगा, ये जो वैल्यू थी ये 40 करोड़ थी, ठीक है। ये 40 करोड़ जो वैल्यू दिख रही है ये 4 करोड़ थी, और ये जो 5 करोड़ का वैल्यू दिख रहा है वो 0.5 करोड़ था, ठीक है, 50 लैक्स। ये भी 50 लैक्स था, 0.5 करोड़ था। ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का इजाफा हुआ है, ठीक है, 10 टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ चुका है। ओके, 10 टाइम्स का प्रॉफिट हो गया। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज होता है। अब जब फंडिंग रेज कर जाएंगे, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स के एंट्री के बाद जब वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और ये फंडिंग के रेवेन्यू स्टेज पे जब फंडिंग रेज होती है तो कंपनी का वैल्यूएशन इस तरह से बढ़ जाता है। अभी देखो 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ गया है इसका। ओके, तो ये केस में क्या होगा, जो एंजल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ठीक है, 10 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसका वैल्यू उनको 5-5 लाख का शेयर दे के, ठीक है, 5-5 लाख का शेयर दे के 5-5 करोड़ हो गया। इनका अभी ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो ये यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं या फिर अपना ऐसा कुछ मार्जिन अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ गया और उनको जो इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, या ब्रेक इवन पॉइंट बोलो, तो ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट पे भी अपना कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अर्ली स्टेज पे जो इन्वेस्टर एंट्री लिए हुए थे, ठीक है, 2 साल के अंदर ही अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हैं। उसमें से कुछ अमाउंट अगर उनको विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ भी कर लेते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट बी सीरीज बी फंडिंग जब होता है, ठीक है,
मान लेते हैं कि कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, ठीक है, अच्छा खासा परफॉर्म किया है 2 साल सीरीज ए फंडिंग के बाद भी, पिछले 2 सालों में 2 साल में तो ऑलरेडी परफॉर्म किया था, और सीरीज ए फंडिंग के बाद 2 साल उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, ठीक है। अब प्रोमोटर का जो आईक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इन द सेंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस को लेके, ठीक है। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, और वो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं इस फील्ड में। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि चलो जो स्टोर है, ठीक है, 2 स्टोर मैंने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं, अच्छा खासा रन कर रहा है। अब क्या करते हैं, 3 स्टोर और खोल लेते हैं सिटी में, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा कि पहले तो क्या था, प्री रिवेन्यू स्टेज पे, वहाँ पे तो रिवेन्यू भी नहीं था, कोई प्रॉफिट भी नहीं था। सेकेंड जब सीरीज ए फंडिंग मिला उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ था, सीरीज ए फंडिंग के बाद और प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है। उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अभी जब उनका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट में कुछ अमाउंट जो है इंटरनल प्रॉफिट से फुलफिल कर सकते हैं। इस इंटरनल प्रॉफिट को क्या कहते हैं, इंटरनल एक्रूअल्स, ठीक है। इंटरनल एक्रूअल्स कहते हैं जो इंटरनल प्रॉफिट होता है, कंपनी का खुद का जो प्रॉफिट हो रहा है ऑपरेशन से, जो भी कंपनी के एक्टिविटीज हैं, कोई भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है, तो उस ऑपरेशंस के बेसिस पे जो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है और जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को वो यूज कर सकते हैं एक्सपांशन में। ओके, तो अब कंपनी को क्या है कि एक्सपांड करना है, तो कुछ अमाउंट इंटरनल प्रॉफिट से ले लिया, जिसे इंटरनल एक्रूअल्स भी कहते हैं। इसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट बी के पास जाके सीरीज बी फंडिंग के लिए रेज कर सकते हैं। कुछ अमाउंट वो बैंक से भी रेज कर सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा, बैंक के केस में जो है उनको कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट पेइंग का बर्डन उनके सर पे आ जाता है। तो मोस्टली ये अवॉइड करते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं कि बैंक के पास जाके वो फंड रेज करे, और ये फंड जो रेज होता है बैंक के पास जाके, इसे डेब्ट कहा जाता है, ठीक है, एक तरह का कर्ज होता है, ठीक है। डेब्ट कहा जाता है एक, मैं फाइनेंशियल टर्म्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो बैंक के पास जाके रेज करेंगे फंड, तो वो डेब्ट होता है, एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है उनको इसके अगेंस्ट। बाकी जो वेंचर कैपिटलिस्ट से जो भी वो फंड रेज कर रहे हैं उसमें कोई भी परसेंटेज इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है उनको। ओके, ये एक डिफरेंस होता है। तो मोस्टली वो ट्राई करते हैं कि अपने प्रॉफिट से ही, और कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे ही अमाउंट फंड रेज करके, ठीक है, इस तरह से वो कंपनी ग्रोइंग का एक पाथ है, वो एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं, एक पाथ प्लान कर सकते हैं कि इस तरह से मुझे कंपनी को ग्रो करना है। तो ठीक है, इसे वेंचर कैपिटलिस्ट भी इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीरीज बी फंडिंग है, ठीक है, सीरीज ए फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सीरीज बी फंडिंग है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि किस तरह से ये फंडिंग रेज की जाती है, इसमें किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी एक्सपांड करना चाहती है और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है। तो अब कंपनी को इस तरह की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होगी। रिसोर्सेज की जरूरत है मतलब कुछ लैंड खरीदना होगा, ठीक है, वहाँ पे फिर कुछ स्टोर्स बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ स्टोर्स डेवलप करना होगा, कुछ व्हीकल्स वगैरह चाहिए होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। इस तरह के कुछ रिसोर्सेस इन्हें खुद ओन करने होंगे, इस तरह के रिसोर्सेज। और इस तरह के रिसोर्सेज पे जो अमाउंट, ठीक है, जो फंड स्पेंड किया जाता है, ठीक है, स्पेंड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कैपेक्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये एक सिंपल सा आपको फाइनेंशियल टर्म मैंने बताया कि जो भी आप लैंड परचेज करो, ठीक है, कंपनी के ग्रो के लिए आप लैंड परचेज करो, वहाँ पे शॉप बनाओ, या फिर ऑलरेडी शॉप बना हुआ है तो डायरेक्ट वो शॉप परचेज कर लो। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं, ये जो खर्चे होते हैं जिस अमाउंट से, ठीक है, जिस फंड से खरीदे जाते हैं या फिर
रिसोर्सेज ओन किए जाते हैं, उस खर्चे को क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, ये सीरीज बी फंडिंग है, बैंक से भी लोन ले सकती है। ठीक है, लेकिन वो प्रीफर क्या करती है, एक तो इंटरनल प्रॉफिट से जितना हो सके उतना करे। सीरीज बी फंडिंग में अब देखिए ये 12 करोड़ का फंड रेज कर रही है, 12 करोड़ का फंड रेज कर रही है। कितने परसेंटेज शेयर होल्डिंग मिलेगा, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे थोड़ा। तो सीरीज बी फंडिंग में इनको 12 करोड़ की जरूरत है। ठीक है, 25 करोड़ की जरूरत होगी, और उसमें से 25 करोड़ में से मान लेते हैं कि इन्होंने 10 करोड़ यहाँ से ले लिए होंगे, 12 करोड़ यहाँ से रेज किए, और 3 करोड़ हो सकता है कि कंपनी से बैंक से लोन ले लिए होंगे, जिसपे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो पे कर सकते हैं। इस तरह से उनका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, इसके बेसिस पे वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता है। 12 करोड़, अब देखिए 12 करोड़ रुपीस दिया गया है वेंचर कैपिटलिस्ट बी को एट 5% ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, कंपनी में 5% का शेयर होल्डिंग दिया गया है। 5 लाख शेयर्स का वैल्यू 12 लाख कर दिया गया है, 12 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 5 लाख शेयर का, 5 लाख 5% कितना, 5% ऑफ 1 करोड़ ऑथोराइज शेयर्स का। ठीक है, तो 1 करोड़ का 5% कितना होगा, 5 लाख शेयर्स का वैल्यू 12 करोड़ कर दिया गया है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ए, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट ए जो है उसका 10 लाख जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, 24 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, 5 लाख के 12 करोड़ तो 10 लाख के 24 करोड़। अब थोड़ा पीछे वाले स्लाइड में आप जाके देखोगे ना, तो ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू 10% के होल्डिंग पे 10 करोड़ दिया गया था। ठीक है, 10 करोड़ दिया गया था 10% के होल्डिंग पे, तो अभी ये 24 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो इस तरह से कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 0.5 करोड़ था इनिशियल लेवल पे, ठीक है, प्री रिवेन्यू स्टेज पे 0.5 करोड़ था। उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद 5 करोड़ हो गया, अभी कितना वैल्यू हो गया, 12 करोड़ हो गया। तो अभी ये भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 5 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया था, मान लेते हैं 10 करोड़ जब इन्वेस्ट किया था प्री रेवेन्यू स्टेज पे, अब 24 करोड़ हो गए। तो अभी 5-5 करोड़ अगर पकड़ते हैं इसका भी, तो 7-7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसमें से भी ये प्रॉफिट अपना बुक करके निकल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग था प्री रेवेन्यू स्टेज पे 4 करोड़ का था, उसके बाद जो वैल्यू हो गया वो 40 करोड़ हो गई, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। ओके, तो ये 40 करोड़ का अभी देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 96 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से कंपनी भी ग्रो करती है। इसी तरह से प्रमोटर जिन्होंने काफ़ी हाई रिस्क लिया हुआ था, और सेम प्रमोटर की तरह ही एंजल इन्वेस्टर 1 और 2 दोनों एंजल इन्वेस्टर्स ने सेम लेवल का रिस्क लिया हुआ था। बस यही कि इनका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है प्रमोटर के कंपेयर में कम है, बिकॉज प्रमोटर सब कुछ ऑपरेशन वगैरह सब हैंडल करने वाला है, पूरा कंपनी का विजन पाथ सब इन्होंने ही डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्हें एक परसेंटेज ऑफ शेयर्स दे दिए गए, जिसके बेसिस पे अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया है, 0.5 करोड़ से 12 करोड़ पहुंच चुके हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल से अगर कंपेयर किया जाए, तो इस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते जाता है विद रिस्पेक्ट टू whenever they raise the fund, and of course फंड रेज करना इतना इजी नहीं होता। जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही होती है उसी पर अट्रैक्ट होके जो इन्वेस्टर्स भी हैं वो अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, अब एक लिमिट होता है, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट का एक लिमिट होता है। ठीक है, वो 5 करोड़ 10 करोड़ आपको 15 करोड़ इस तरह का फंड दे सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे क्या होता है कि आपको बड़ा फंड का रिक्वायरमेंट है, बड़े फंड का रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि 40 करोड़ का फंड का रिक्वायरमेंट हो गया। अब कंपनी क्या चाहती है, अब कंपनी चाहती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाई जाए अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब कंट्री में बढ़ाना है, अब तक तो सिटी तक ही बात चल रही थी, अब कंट्री में बढ़ाना है, पूरे कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है और कंपनी को एक्सपैंड करना है। तो इसके लिए ऑलमोस्ट बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो, जैसे कि लास्ट स्लाइड में भी आपने देखा कि इस तरह के रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लैंड परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, ठीक है, जो भी एसेट्स होते हैं वो सारे परचेज करना, जो लाइबिलिटीज होते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है,
कुछ व्हीकल्स खरीदना है, कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करना है, ठीक है, उस तरह के जो एक्सपेंडिचर होंगे उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कैपेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीरीज सी फंडिंग में इन्होंने ऑलमोस्ट 40 करोड़ का फंड रेज किया हुआ है कि अब प्राइवेट इक्विटी फर्म से 40 करोड़ रुपए ये रेज करना चाहते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं थोड़ा कि इसमें किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा। याद रखिए कि ये बैंक को अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इग्नोर करना चाहते हैं जो बड़े इंटरेस्ट का बर्डन आएगा। 40 करोड़ अगर बैंक से ये अप्रोच करेंगे बैंक को, ठीक है, बैंक को अगर अप्रोच करेंगे इंस्टेड ऑफ प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, उसके जगह पे ये बैंक को अगर अप्रोच करेंगे तो उनको कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे इनको पे करना पड़ेगा। 40 करोड़ रुपए मान लो 10% के हिसाब से भी पकड़ लो, ठीक है, 10% के हिसाब से भी, या फिर मान लेते हैं 20% के हिसाब से भी अगर देखोगे आप तो भी ऑलमोस्ट आपको 20% 40 करोड़ का 8 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे करने पड़ जाएंगे एज ए इंटरेस्ट ओनली, ठीक है। तो इतना बड़ा बर्डन कंपनी के ऊपर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करने के लिए क्या करती है कंपनी, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है कि आप आइए हमारे कंपनी में शेयर होल्डिंग कीजिए और उसके बेसिस पे हमें कुछ फंड दीजिए जिसके बेसिस पे हम अपने कंपनी को और एक्सपेंड कर सके। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि 40 करोड़ का शेयर होल्डिंग पैटर्न, मान लेते हैं कि कंपनी 10% के शेयर होल्डिंग दे के 40 करोड़ का फंड रेज कर रही है। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हो जाता है, ठीक है। अब 10% का शेयर होल्डिंग दिया है, 10 लाख शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 40 करोड़ रुपए, ठीक है, 40 करोड़ रुपए, 10 लाख शेयर्स का वैल्यू 40 करोड़ हो गया है। तो 5 लाख करोड़ 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। 10 लाख का कितना हो जाएगा, 40 करोड़ हो जाएगा। 5 लाख का 20 करोड़ हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा। अब प्रोमोटर के पास देखिए 160 करोड़, मतलब 10 लाख शेयर्स का वैल्यू 40 करोड़, तो 40 लाख शेयर्स का वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 160 करोड़। प्रमोटर के पास प्री रेवेन्यू स्टेज पे कितने थे, 4 करोड़ शेयर, 4 करोड़ रुपीस के जो शेयर्स पड़े हुए थे। 40 लाख शेयर्स का वैल्यू उस टाइम पे 4 करोड़ था, अब 160 करोड़ हो चुका है, ठीक है। इस तरह से देखिए कंपनी का वैल्यूएशन कितना तेजी से बढ़ रहा है। देख सकते हैं कहाँ 4 करोड़ था, कहाँ 160 करोड़ है। और इन्होंने भी जो इन्वेस्टमेंट किया था 5-5 करोड़ का किया हुआ था, और इनिशियली इसका जो वैल्यू था वो कितना था, 50 लाख का था। जो वैल्यू अगर देखा जाए इन्होंने इन्वेस्ट की थी उसमें 50 लाख की थी। कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5-5 करोड़ का है, ऑफकोर्स 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, बट शेयर नंबर ऑफ शेयर जो इनको अलॉट हुए थे उसके बेसिस पे देखा जाए तो 50 लाख रुपए का शेयर्स इनके पास था। 50 लाख एंजल इन्वेस्टर 1 के पास, 50 लाख एंजल इन्वेस्टर 2 के पास था, ओके। अभी इसके बाद अगर आप देखो तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 गुना का फ़ायदा हो चुका है, ठीक है, 40 गुना फ़ायदा हो चुका है। तो इस तरह से कंपनी ग्रो होती है। जो भी ये फंड रेज करती है इन्वेस्टर्स से और मार्केट में जो भी फंड रेज करती है उसके बेसिस पे इस तरह से कंपनी का ग्रोथ होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये तो इन्वेस्टर से रेज कर चुकी है, ठीक है, इस तरह से इन्वेस्टर्स आए भी, रेज भी किए और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, उनका पैसा इतना अच्छा तरह से ग्रो भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो होता है कि कंपनी अब सोचती है कि अब कितने इन्वेस्टर को अप्रोच करें। चलो अब मार्केट कंपनी को जो है पब्लिक लिस्टेड कर देती है, जहां क्या होगा कि हर एक इन्वेस्टर को अप्रोच करने से अच्छा है कि मार्केट में पब्लिक कर दो और कंपनी का शेयर, कंपनी जैसे परफॉर्म करती रहेगी उसी तरह से लोगों का वॉच रहेगा कंपनी के ऊपर, और लोगों का पॉजिटिव बिलीफ जैसे बढ़ेगा कंपनी के ऊपर वैसे कंपनी का वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जो शेयर्स के वैल्यू होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के वैल्यू होते हैं, एक शेयर का वैल्यू मान लेते हैं आज के डेट में 500 रुपये होगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 800 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 3000 हो सकता है। इस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स के वैल्यू जैसे बढ़ेंगे उस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अब कंपनी के दिमाग में यही आता है कि आईपीओ लॉन्च करते हैं। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ ये होता है कि अब ये मार्केट में जाके
अपने शेयर्स जो कंपनी के पास जो शेयर्स बचे हुए हैं, कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे हुए हैं, और देखिए कंपनी के पास अब कितने शेयर बचे हुए हैं, 40%, 5%, 5%, मतलब 50%, 60% और 65%, 10%, 75% ये अलॉट हो चुके हैं। तो 100 में से 75 माइनस कर दिया तो 25% अभी भी कंपनी के पास है। अब कंपनी क्या करेगी, ये 25% जो शेयर्स है वो मार्केट में क्या करेगी, डाइल्यूट कर देगी, ठीक है। अब 25% जो शेयर्स है कंपनी के पास वो अब पब्लिक कर देगी वो। तो पब्लिक जब करेगी तो ये 25% ऑफ व्हाट, 25% ऑफ 1 करोड़ ऑथराइज शेयर्स, ठीक है। ऑथराइज शेयर का 25% मतलब 25 लाख शेयर्स जो है, 25 लाख नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में सर्कुलेट कर देगी, ठीक है। इनके तो होल्डिंग्स ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रोमोटर के, एंजल 1, एंजल 2 और कैपिटल सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, सॉरी ये बी फंडिंग है, और फिर बाद में सीरीज सी फंडिंग, ठीक है। इस तरह से इनके फंडिंग्स हैं कंटिन्यूसली। तो इसके बाद 25% है ये पब्लिक के पास चली जाएगी। अब ये कैसे जाएगी वो थोड़ा देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे आप देखिए कि आईपीओ कंपनी लॉन्च करेगी, बट उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आईपीओ का प्राइस जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है। मान लेते हैं कि कंपनी को अब रिक्वायरमेंट है, अब कंपनी को ऑलमोस्ट 200 करोड़ या फिर 250 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कंपनी को 250 करोड़ के फंड का रिक्वायरमेंट है, ओके। अब ये सिंपल सी बात समझेंगे, 250 करोड़ फंड का रिक्वायरमेंट है तो कंपनी के पास कितने शेयर्स है, 25 लाख शेयर्स है, ठीक है। 25 लैक्स ऑफ शेयर्स है कंपनी के पास। अब क्या करेगी, मान लेते हैं कंपनी को 250 करोड़ से लेके, ठीक है, 250 करोड़ से लेके 300 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। तो अब इसको 25 से डिवाइड कर दो, 25 लाख से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 25 लाख से डिवाइड कर दिया, 25 लाख से डिवाइड कर दिया, इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, लेट्स से कि 25 लाख मतलब 100, ठीक है, 100 रुपीज़ से लेके ये और अराउंड आप देखो तो 120 130 पकड़ लेते हैं, 120 पकड़ते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट पकड़ लो आप 120 या 130 पकड़ लो, ठीक है। तो ये प्राइस बैंड आपका डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अभी 250 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच का रिक्वायरमेंट है और 25 लाख शेयर्स है, ठीक है। तो प्राइस बैंड क्या होगा, पर शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ से 130 रुपीज़, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आईपीओ का प्राइस बैंड जो होता है वो डिसाइड होता है। अब इस बीच में लोग क्या करते हैं, बीड भेजते हैं अपना। कोई बोलेगा कि भाई जैसे आईपीओ आपने देखा होगा कि एक लॉट में 14,000 या 15,000 के आसपास आपको वैल्यू का शेयर्स अलॉट होता है, ठीक है। 14 से 15,000 के बीच में आपको ये नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी आएंगे, मान लेते हैं 100 के हिसाब से भी अगर आप देखो तो ये 140 नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट किए जाएंगे। तो आप क्या करोगे कि आप एक बिड भेजोगे आपके ब्रोकर ऐप के थ्रू कि भाई मुझे 100 रुपये के 140 शेयर चाहिए, ठीक है। अब कंपनी देखेगी कि कितने बिड्स आए हैं, नंबर ऑफ बिड्स जितने आए हैं उसके, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि कंपनी में काफ़ी अच्छे बिड्स आए हैं, उसमें जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर है, 120 हो गया या फिर 115 हो गया या 112 रुपये हो गया या 110 रुपये हो गया। इस तरह से कंपनी के पास बिड आई हुई है, ओके। तो अब जो फाइनल जो एवरेज प्राइस रहेगा या फिर जिस प्राइस पर ज़्यादा बिड्स आई होंगी उस प्राइस पर आपको वो नंबर ऑफ शेयर जो है अलॉट हो जाएगा। अगर आपका बिड क्वांटिटी या प्राइस आपका लेसर होगा तो शायद आपको ना मिले। होता है बहुत बार कि जो ज़्यादा डिमांडेड आईपीओ होता है उसमें ऐसे होते हैं कि आपके रिजेक्ट हो जाते हैं आपके बिड्स, जो भी आपने बिड्स भेजे हुए रहते हैं, जो भी आपने प्रपोजल भेजे हुए रहते हैं वो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको आईपीओ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। इसके साथ ही मैं आईपीओ के कुछ जार्गन्स जो कुछ टर्म्स हैं आईपीओ से रिलेटेड वो सारे एक सेकेंड पार्ट में भी रिलीज करूंगा, तो आप वो देख सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या है।
तो उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, काफ़ी ऑलरेडी वीडियो लंबी हो रही है। लंबी इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं कंटेंट इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ कि आपको आईपीओ से रिलेटेड हर एक चीज़ पता चले, और उसके साथ साथ आपको छोटी छोटी जो टर्म्स होती है जो सुन के आप कंफ्यूज होते हैं वो सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाए, और एक बिजनेस को एक अच्छे पर्सपेक्टिव में आप समझ पाए। ओके, तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि अब कंपनी अगर आईपीओ के लिए जाती है, ठीक है, तो वो आईपीओ के लिए जाती क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। आईपीओ के लिए गए, ठीक है, प्राइस बैंड भी डिसाइड कर लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ में आ गया, बट ये कंपनी पब्लिक क्यों होती है? ठीक है, तो इसके रीजन हम देख लेते हैं। तो जो भी प्रमोटर्स हैं, फॉलोइंग एडवांटेज मिलते हैं कंपनी को पब्लिक करने के। एक तो कैपेक्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता, मतलब रिक्वायरमेंट मिट हो जाता है, ठीक है। उनके जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिक्वायरमेंट है, जो 250 करोड़ या फिर 300 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट था उनका, वो फुलफिल हो जाता है, वो उनको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है कि किसी तरह का डेप्थ उनको कैरी नहीं करना पड़ता है। किसी बैंक से लोन लिया हो और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इस तरह के फाइनेंस चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, इसे एक तरह से फाइनेंस चार्जेस कहते हैं, जो इंटरेस्ट उनको पे करने होते हैं ना, तो उसे एक फाइनेंस चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के फाइनेंस चार्जेस कैरी नहीं करने होती हैं, जो जो कि क्या करता है, जो कि एक बेटर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करता है कंपनी के अंदर। ओके, ऑफकोर्स आपके पास, आपके ऊपर अगर कोई कर्ज नहीं है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है आपको, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आउटफ्लो कम हो जाएगा ना। आपका बाहर पैसा नहीं जा रहा है, किसी को पे नहीं करना है आपको, सब पैसा कंपनी में आ रहा है, तो आप शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा पैसा दे सकते हो। ओके, प्रॉफिट कमा के दे सकते हो। प्रमोटर भी क्या कर सकते हैं, प्रमोटर भी अपना रिस्क कम कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर अब रिस्क लेने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अब क्या होगा कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर खरीदेंगे, उतना रिस्क उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा। मतलब जितना प्रमोटर रिस्क ले रहा है, उतना ही रिस्क रिटेल इन्वेस्टर्स भी लेंगे, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी लेने वाले हैं उतना रिस्क, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि रिस्क जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा ऑन दी ऑल दी शेयर होल्डर्स, रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो या प्राइवेट इक्विटी हो, कोई भी फॉर्म हो, तो ये सारी चीज़ें स्प्रेड आउट हो जाएंगी। पर हेड जो रिस्क था वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनका विजन होता है कि पब्लिक कंपनी को पब्लिक किया जाए, सो दैट रिस्क थोड़ा कम हो जाए। ओके, उसके बेसिस पे कंपनी भी अच्छी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाए। और ये पब्लिक करने के बाद क्या होता है, जो इनिशियल लेवल के जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, लाइक एंजल इन्वेस्टर्स जो थे या वेंचर कैपिटलिस्ट सीरीज ए फंडिंग में जो थे, उनके लिए एक एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। इस लेवल पे आके वो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी में बने रह सकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुक करके वो एग्जिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें एज ए रिवॉर्ड, ठीक है, एज ए रिवॉर्ड ये अपने शेयर्स भी एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट कर सकती है, जिससे एम्प्लॉयज़ के पास भी एक तरह का एसेट रहता है। कंपनी जिस तरह से काम करेगी, जिस तरह से मार्केट में ग्रो होगी, उनका वैल्यू भी ग्रो होगा, और एम्प्लॉयज़ के पास एक एसेट भी ग्रो होता रहेगा। कंपनी की विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। लोगों का बिलीफ रहता है कंपनी पे, ठीक है। लोगों का जो बिलीफ होता है कंपनी के ऊपर, काफ़ी पॉजिटिव बिलीफ रहता है। जिस तरह से कंपनी ने पास परफॉर्मेंस दिया रहता है, उसके बेसिस पे लोगों का काफ़ी बिलीफ बढ़ जाता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। और उसी को देखते हुए जो प्रमोटर्स होते हैं और जो भी बोर्ड होते हैं कंपनी के, वो उसी के बेसिस पे अच्छे खासे डिसीजन मेक करते रहते हैं। माइलस्टोन्स प्लान करते हैं, और हर एक माइलस्टोन को एवरी ईयर अचीव करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से एक इम्प्रूव वे में विजिबिलिटी एकदम क्लियर हो जाती है, उनका विजन क्लियर हो जाता है, मिशन क्लियर हो जाता है, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंटिन्यूस रहता है कंपनी का। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आईपीओ के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से सीक्वेंस से गुजरना होता है। सीक्वेंस कैसे होते हैं, कंपनी को क्या करना होता है, फॉलोइंग सीक्वेंस फॉलो करने होते हैं। वो सीक्वेंस क्या है वो आप देखेंगे। अपॉइंट है मर्चेंट बैंकर, ठीक है। मर्चेंट बैंकर मतलब क्या, ठीक है। अब कंपनी जब भी पब्लिक होने जा रही है, ठीक है, कंपनी जब भी पब्लिक होने जा रही है तो ये क्या करती है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है। अब ये मर्चेंट बैंकर जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, ठीक है। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ये भी कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि लीड मैनेजर्स भी बोल सकते हो। तो इनका जॉब क्या होता है, मर्चेंट बैंक क्या होता है, कंपनी को असिस्ट करती है। बहुत सारे थोड़े वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें वो कंपनी को हेल्प करती है। वो सारे एस्पेक्ट क्या होते हैं, जो भी ड्यू डिलीजेंस होते हैं, ठीक है। वो सारे चीज़ें एक सर्टिफिकेट के रूप में कंपनी को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसके साथ ही एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना होता है। वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट लिस्टिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहती है, वो सारी चीज़ें भी ये प्रिपेयर करके देती है, ठीक है। जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसे थोड़ा हम डिटेल में भी देखेंगे, DRHP ये क्या होता है थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे हम आगे। तो ये प्रिपेयर करने का भी काम करती है मर्चेंट बैंकर। इसके साथ ही शेयर्स को अंडरराइट करती है। अंडरराइट मीन्स मर्चेंट बैंकर जो होती है वो क्या करती है कि जब भी कंपनी आईपीओ में लिस्ट होने वाले रहे, ठीक है, आईपीओ के लिए लिस्ट होने के लिए जा रही है, तो ये एक एग्रीमेंट साइन करती है कि जो भी कंपनी के शेयर है पहले ये बाय कर लेगी और ओपन मार्केट में जाके फिर सेल आउट करके अपना प्रॉफिट उस प्राइस बैंड में सेल आउट करके, जो भी प्राइस बैंड में जो मार्जिन इनको मिले उस प्रॉफिट बुक करके अपना वो एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह का भी एक अंडरराइट शेयर एग्रीमेंट भी ये कंपनी के साथ डील करती है, जो कि हेल्प करती है कंपनी को कि आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वहां तक वो पहुंच सके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एक तरह से एक रोड शो हो रहा है। रोड शो हो रहा मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी का जो आईपीओ लॉन्च होने वाला है, ठीक है, आईपीओ लॉन्च होने वाला है तो इसका मार्केटिंग पूरी तरह से प्रमोशन करके और क्या प्राइस बैंड में ये लॉन्च किया जा रहा है वो सारी चीज़ें ये पब्लिश करती हैं। और इस तरह से ये क्या करती है, इनिशियल लेवल पे जो भी प्राइस बैंड का जो रेंज होता है उस रेंज में वो सारे शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, ठीक है। इशू करती है इन द सेंस जो ओपन मार्केट होता है जब लिस्ट हो जाता है तो इस तरह से वो एक एग्रीमेंट साइन की रहती है ऑलरेडी कि जैसे लिस्ट होगा वो अपना प्राइस बैंड में जो प्राइस डिसाइड किया गया है उसके रेंज में वो रीसेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकती है। तो इस तरह के लिस्टिंग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, फिर बाद में कुछ एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू सेलिंग बाइंग टाइप, ठीक है। पहले बाय कर लो, बाद में ओपन मार्केट में जाके सेल कर दो। इस तरह के एग्रीमेंट साइन करके रखना और प्रमोशन करना कि आईपीओ का जो ये प्राइस बैंड है और सो एंड सो डिटेल्स क्या है। जैसे डीआरएचपी की बात की हमने, तो डीआरएचपी में देखेंगे आगे कि सारे फाइनेंशियल हेल्थ एंड क्या क्या उसमें स्पेसिफाई करना होता है कंपनी को, जो कि मर्चेंट बैंकर्स ही बनाती है वो डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है वो थोड़ा आगे देखेंगे। इसके साथ ही कंपनी जो है एक ही बैंकर के साथ साथ रजिस्ट्रार्स, बैंकर और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी अपॉइंट कर सकती है सो दैट उसका प्रमोशन अच्छे से हो पाए। अब देखिए कि इसमें अगर कंपनी बहुत बड़ी हो तो ये मोर देन वन मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। इस तरह से आईपीओ के जो सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस है मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करना, ठीक है, जो कि थोड़ा इनको हेल्प करती है कंपनी को अपने प्रमोशन में, अपने आईपीओ के प्रमोशन में, ठीक है, कंपनी के बारे में अवेयरनेस के लिए, वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी शॉर्ट में डिस्कस की। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है अप्लाई टू सेबी विथ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं सेबी को
तो मर्चेंट बैंकर प्रिपेयर करके सेबी को सबमिट करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि सारे डिटेल कि कंपनी क्या करने वाली है, व्हाट कंपनी डज, व्हाई कंपनी प्लान्स टू गो पब्लिक, एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में, उस रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है, जिसके बेसिस पे जब कंपनी सेबी से, ठीक है, सेबी से उसको गो अहेड का नोड मिल जाता है, एक तरह से एक पॉजिटिव सिग्नल दे देती है कि चलो ठीक है, आप अपना DRHP जो है वो सबमिट करो। अब DRHP क्या होता है, ठीक है, तो अभी जो कंपनी ने पूरी तरह से गो अहेड नहीं दिया है, ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि चलो ठीक है आप गो अहेड करो, लेकिन पहले DRHP पब्लिश करो, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, उसको एक DRHP प्रिपेयर करना होता है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करना होता है पब्लिक में। अब ये पब्लिक में सर्कुलेट करना होता है, लेकिन ये सर्कुलेट करना क्या होता है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द आईपीओ का साइज क्या है, एस्टिमेट जो किया गया है साइज कि कितने करोड़ के लिए, कितने अमाउंट, कितने फंड के लिए यह आईपीओ रेज किया गया है, इसका प्राइस बैंड क्या है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है जो कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को, and why company want to go public, how does the company plan to utilize the fund along with the timeline projection, ठीक है, जो भी टाइमलाइन प्रोजेक्शंस है फंड का यूटिलाइजेशन करने के लिए कि इतने सालों में इतना फंड यूज करेंगे, इतने सालों में इतना फंड यूज करेंगे, इस पे हमारा ऐसा सोचना है, इस हमारे ऐसे विजन है, इतने ऐसे मिशन है, तो सो एंड सो मिशन के लिए, सो एंड सो विजन के लिए हम इस तरह से फंड को अलोकेट करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम इस तरह से प्रॉफिटेबल माइलस्टोन प्लान करके रखे हुए हैं। इसके साथ ही कंपनी बिजनेस का डिस्क्रिप्शन उन्हें दिखाना होता है, इंक्लूडिंग रिवेन्यू मॉडल, रिवेन्यू कैसे जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, कंपनी बिजनेस में क्या हो रहा है वो तो उन्होंने दिखा दिया, लेकिन रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ठीक है, ऑडियंस कौन है, उनके कस्टमर्स कौन है, कहाँ से रिवेन्यू जनरेट होने वाला है, एक्सपेंडिचर डिटेल्स क्या है, कहाँ कहाँ पे खर्चे होने वाले हैं उनके, वो सारी चीज़ें, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो पास्ट हुए हैं, पास्ट में उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें दिखाने होते हैं DRHP में। इसके साथ ही मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कंपनी किस तरह से परस्यू कर रही है फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन टू इमर्ज, ठीक है, जो फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस है वो किस तरह से इमर्ज होने वाली है कंपनी में, किस तरह से कंपनी के जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होते हैं वो सारी चीज़ें भी थोड़ा फोकस करके DRHP में स्पेसिफाई करने होते हैं, उस तरह से इसे पब्लिक करना होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो भी DRHP होता है उसमें कंपनी के बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, मैनेजमेंट डिटेल्स एंड बैकग्राउंड, ठीक है, मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं तो उनके नाम वगैरह और उनका कुछ बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट में, फिर मतलब इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बना हुआ है तो डायरेक्टर्स के नाम वगैरह एक्सेट्रा सब उन्हें डिटेल में स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये होता है आईपीओ के सीक्वेंस। इस तरह से मार्केट में आईपीओ आती है, आईपीओ का प्राइस बैंड भी किस तरह से डिसाइड होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि प्राइस बैंड किस तरह से फिक्स किया जाता है, वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बुक बिल्डिंग होता है, जो भी प्राइसेस या प्राइस बैंड मार्केट में पब्लिश की जाती है कि आईपीओ का प्राइस बैंड सो एंड सो है, तो उसमें जो भी बिड्स आते हैं, ठीक है, उसमें जो भी बिड्स आते हैं तो वो प्राइस कलेक्ट होता है और उसमें से जो मेजॉरिटी प्राइस पे आई रहती है उसी पर जो कंपनी का स्टॉक है वो लिस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस कलेक्टिंग को, ठीक है, प्राइस कलेक्शन जो हम करते हैं उसको क्या होता है, बुक बिल्डिंग होता है। बुक बिल्डिंग मतलब क्या करना होता है कि एक इफेक्टिव प्राइस परसीव करना होता है, मार्केट में जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि मार्केट में इफेक्टिव प्राइस क्या है। तो ये सारी डेटा जो कलेक्ट होते हैं वो बुक बिल्डिंग में होता है। तो क्लोजर की बात की जाए तो आफ्टर बुक बिल्डिंग विंडो क्लोज, ठीक है, बुक बिल्डिंग का जैसे अभी 4 से 5 दिनों का टाइम दिया गया है, ठीक है, कि 10 मई से लेके 15 मई तक
आपको आईपीओ के लिए अपना अपना बिड भेजना है, ठीक है। तो ये बुक बिल्डिंग हो गया इनका कि कितने कितने प्राइस पे बिड्स आए हुए हैं, ठीक है। ये आने के बाद इसका जैसे विंडो क्लोज हो जाएगा, अब क्या होगा, इफेक्टिव प्राइस जो आया होगा, मेजोरिटी जो आएगी उस प्राइस पे लिस्ट होना डिसाइड हो जाता है। कंपनी डिसाइड कर लेती है, सेबी डिसाइड कर लेती है कि इस प्राइस पे अब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लोजर जो स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप बुक बिल्डिंग के बाद ये क्लोजर का स्टेप होता है जो फाइनली लिस्ट हो जाती है, जिस पर मैक्सिमम बिड्स आए हुए होते हैं कंपनी के। अब लिस्टिंग डे है, लिस्टिंग डे वही डे है जब मैक्सिमम जो बिड्स आए रहते हैं उस प्राइस पे लिस्ट होना डिसाइड हो गया है। तो इस प्राइस को लिस्ट करना है आपको, ठीक है। अब सेबी इसे लिस्ट कर देती है अपने एनएसई एंड बीएसई पर, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई बीएसई पर अब लिस्टेड हो जाती है। अब पब्लिक यहाँ पर ट्रेड करना चालू कर देती है इस पर। तो इस तरह से आईपीओ के सीक्वेंट इवेंट होते हैं कि इस तरह से सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द आईपीओ। किसी भी कंपनी के आईपीओ आए तो उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है, डिटेल में जानना है, तो उसके डीआरएचपी के बारे में पढ़ो, ठीक है। आईपीओ कौन से प्राइस बैंड पे आईपीओ लॉन्च कर रही है, ठीक है, उसके पास्ट परफॉर्मेंस कैसे हैं, वो सारी चीजें ढूंढो, ठीक है। मतलब ये आईपीओ के बारे में, व्हाट इज एन आईपीओ, ये दिखाने के बारे में आपका, मेरा जो मेन मकसद था आपको बताऊं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करना स्टार्ट होती है, कब जीरो लेवल पे होती है और किस तरह से हीरो लेवल पर तक पहुंच जाती है। तो एक आईपीओ को अगर आपको एनालाइज करना है तो ये सारे स्टेप आपको बारीकी से ध्यान रखने होंगे कि कौन उसमें इन्वेस्टर्स थे, इनिशियल अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे वो कौन है, उनका शेयर होल्डिंग कितना है, उन्होंने अभी तक कितना शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, किस तरह शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने कमाया है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपको समझनी होती है। तो आईपीओ में काफ़ी हद तक हमने देख लिया कि कितनी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट मैंने इसमें कवर कर लिया है, जिसके बेसिस पे आप किसी भी आईपीओ का, चाहे वो पेटीएम हो, नाइका हो या फिर एलआईसी हो, किसी भी कंपनी का आप आईपीओ लॉन्च होने के पहले उस कंपनी का अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और वो आईपीओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बेसिस पे मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड के बेसिस पे आप आईपीओ लेना है या नहीं लेना है वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एन आईपीओ। आपने देख लिया वीडियो, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सर्कल में, सो दैट आप ही की तरह और लोगों को भी इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहे और उनका भी वेल्थ जनरेशन और एक तरह से स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यूस होते रहे। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।